हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने उत्पाद सिपाही की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं महा मैराथन क्लास, जो होगा हिंदी क्षितिज भाग 2 का पार्ट 2। ठीक है, यदि इससे पहले का जो पार्ट 1 वीडियो अपलोड हुआ था, वह यदि नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखिए, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आप आगे भी करवाई जाएगी पार्ट 3 पार्ट 4, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी महा मैराथन का क्लास आएंगे, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न हिंदी में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये एकदम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर रट्टा मारिए, आप लोग जो भी कर सकते हैं, आप लोग जो भी समझ में आता है वो कीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको जरूर से जरूर पढ़िए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, या फिर 1900 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजाबाद में, काशी में, प्रयागराज में, या फिर लमही में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काशी में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से, इलाहाबाद से, बनारस हिंदी विद्यापीठ से, या फिर गुरुकुल से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे? तो 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, या फिर 11वीं तक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वीं तक। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया था? तो संस्कृत, हिंदी, फारसी, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वह अपने आप मतलब कि अपने से पढ़ करके ज्ञान अर्जित किए थे, जिसमें संस्कृत, हिंदी और फारसी था। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो प्रगतिवादी प्रवृत्ति के, प्रयोगवादी प्रवृत्ति के, छायावादी प्रवृत्ति के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छायावादी प्रवृत्ति के। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? तो झरना, आंसू और लहर, चित्राधार और कामायनी, कानन कुसुम, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, कामायनी और कानन कुसुम, ये सभी है। अगला प्रश्न है कि किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया था? झरना के लिए, लहर के लिए, कामायनी के लिए, या फिर चित्राधार के लिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कामायनी के लिए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन से है? तो कौन से है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर, सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, या फिर 1946 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ था? हंस पत्रिका में 1932 में, माधुरी पत्रिका में 1922 में, चांद चौद में 1937 में, या फिर विशाल भारत 1924 में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हंस पत्रिका में 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, प्रेमचंद, या फिर सूरदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य में कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया है? तो अपनी जीवनी लिखने के कारण का, अपनी आत्मकथा को न लिखने के कारणों का, अपनी कहानियों को न लिखने का कारणों का, या फिर अपने उपन्यासों को न लिखने के कारणों को? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने आत्मकथा को न लिखने के कारणों को बताए हैं। अगला प्रश्न है कि कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथ्य न लिखने का मूल कारण क्या मानते हैं? तो मूल कारण क्या मानते हैं? जग हंसाई, गांव हंसाई, निंदा, या फिर कलेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जग हंसाई। जग हंसाई का मतलब क्या है? कि उसके प्रति मतलब कि जग यानी कि संसार हंसे, यह वह नहीं चाहते थे, इसलिए वह अपना आत्मकथा जो है वह लिखना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? भंवरों से, कलियों से, फूलों से, या फिर पौधों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भंवरों से। अगला प्रश्न है कि कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? तो सड़ती पत्तियों के समान, झड़ती पत्तियों के समान, मुरझाई पत्तियों के समान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, झड़ती पत्तियों के समान बताए हैं। अगला प्रश्न है, किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? तो अंतहीन पाताल के नीचे, अंतहीन आकाश के नीचे, अंतहीन नीले आकाश के नीचे, या फिर अंतहीन समुद्र के नीचे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अगला प्रश्न है कि कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है, यानी कि किसकी उपस्थिति नहीं है। तो उदासी का, सुख का, प्रसन्नता का या फिर सुख तथा प्रसन्नता दोनों का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुख तथा प्रसन्नता की। अगला प्रश्न है कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है। तो किसके समान छलावा है? मृग मरीचिका के समान, जादू के समान, स्वप्न के समान या फिर सुख तथा प्रसन्नता के समान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वप्न के समान। अगला प्रश्न है कवि ने अपनी प्रेयसी की गालों की तुलना किससे किए हैं। तो भौर की लालिमा से, कलियों से, फूलों से या फिर कलियों पर मंडराते भौरों से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भौर की लालिमा से। अगला प्रश्न है कि अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया है। तो कैसे बताया है? स्वप्न से, मौन से, दुखों से या फिर सुख से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौन से, यानी कि चुप रहकर बताए थे। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या फिर प्रगतिशीलवादी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छायावादी। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य किस कवि की कविता है। तो निराला का, मंगलेश डबराल का, जयशंकर प्रसाद का या फिर गिरजा कुमार माथुर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त किए थे। तो पाली, हिंदी और संस्कृत का, संस्कृत, हिंदी और फारसी का, उर्दू, फारसी और हिंदी का या फिर संस्कृत, उर्दू और फारसी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत, हिंदी और फारसी का। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस काव्य विधा के कवि थे। भाववादी के, छायावादी के, प्रगतिवादी के या फिर निर्मलवादी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छायावादी का। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी। तो शहरी और दर्शन में, ग्रामीण और दर्शन में, इतिहास और दर्शन में या फिर शहरी और ग्रामीण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और दर्शन में। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है। तो कौन से है? आकाशदीप और आंधी, शिरीष के फूल और नमक, इंद्रजाल और दीपशिखा या फिर आंधी और कर्मभूमि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाशदीप और आंधी। वह क्या है? तो प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नहीं है, ठीक है। तो गबन और गीतिका, इरावती, लहर, तितली और इरावती या फिर झरना और लहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गबन और गीतिका, यह नहीं है। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? भौरों के लिए, अपने मन के लिए, विचलित व्यक्ति के लिए या फिर चंचल व्यक्ति के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने मन के लिए किए हैं। अगला प्रश्न है अरि सरिलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट है। तो क्या भाव है? अपनत्व का भाव, विद्वेष का भाव, अनासक्ति का भाव या फिर निर्लिप्तता का भाव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सा है? अपनत्व का भाव है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है। तो वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, अध्यात्मक एवं छायावादी शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यात्मक एवं छायावादी शैली। अगला प्रश्न है रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है। खाली घड़ा, विचार शून्य मन, अपशगुन की प्रतीक या फिर अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है। तो प्रतीकात्मक, संस्कृत निष्ठ, गूढ़ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है। तो सूखे की ओर, पेड़ के सूखने की ओर, मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर या फिर मृत्यु की ओर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मन में उत्पन्न दुख एवं आनंद के भावों को मिट जाने की ओर। अगला प्रश्न है कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है। तो मानव के मन में उत्पन्न विचार को, महापुरुषों को, दास्ताना को, इतिहास के अनेक ग्रंथ को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव मन में उत्पन्न विचार को कहा है। अगला प्रश्न है विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। तो दुर्भाग्य, निराशा और उपहास दोनों, छल या फिर कातर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निराशा और उपहास दोनों। अगला प्रश्न है सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है। तो हृदय को चीरकर दिखाना, दिल से ठेस पहुंचाना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना या फिर दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। अगला प्रश्न है कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है। तो क्या कर रही है? थककर सो रही है, हृदय को पीड़ित कर रही है, किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है या फिर जागने का इंतजार कर रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थक कर सो रही है। मौन व्यथा यानी कि चुप रहे थे तो सो रही है बताए थे। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर सगुण गुण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसाद गुण। यहाँ पे ABCD जो है वह गलत तरीका से दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद
प्रसाद के काव्य में प्रमुख भाव है तो कौन सा भाव है? जाति प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम, सौंदर्य और प्रेम चित्रण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौंदर्य और प्रेम चित्रण। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है तो क्या मानी जाती है? मेघदूत, का कामायनी, गीता रहस्य, या फिर रामायण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामायनी। अगला प्रश्न है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया था? तो किसने धोखा दिया थे? मित्रों ने, पिता ने, पत्नी ने, या फिर भाई ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मित्रों ने धोखा दिए थे। किसके मित्रों ने? तो जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने। अगला प्रश्न है कि रीति गागर का अर्थ क्या है? तो सुखमय जीवन का प्रतीक, कष्टमय जीवन का प्रतीक, ए और बी दोनों, या फिर अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार इस संसार में सब कुछ कैसा है? तो स्थिर है, चंचल है, ए और बी दोनों है, या फिर कष्टमय है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंचल है, सब कुछ चंचल है। अगला प्रश्न है कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया था? पत्नी, भाई, प्रेमिका, या फिर बहन? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेमिका। वह स्वप्न देख रहे थे। आलिंगन का मतलब क्या होता है? तो गले लगना, ठीक है। तो गले लगते लगते मतलब कि सपन में ही गले लगने से मतलब कि नींद खुल गया, तो गले नहीं लग पाए थे, यही बताते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो किसे कहा है? जीवन की खुशियों को, आनंददायक रात को, अपने जीवन की मीठी यादों को, या फिर सुहावनी चांदनी रात को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपने जीवन की मीठी यादों को। अगला प्रश्न है कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? तो कैसा स्वप्न देखकर जाग गए थे? दुखद स्वप्न देखकर, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई, डरावना, या फिर सुखद स्वप्न? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। अगला प्रश्न है कवि ने मधुप किसे कहा है? तो मधुप किसे कहा है? मन को, धन को, तन को, या फिर शरीर को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मन को। अगला प्रश्न है कि कविता में थका हुआ पाठी कौन है? तो पिता, मित्र, कवि, या फिर माता? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि, यानी कि स्वयं है थका हुआ पाठी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रवंचना का अर्थ क्या है? प्रवंचना का अर्थ क्या होता है? मूर्खता, वचन देना, वचन लेना, या फिर धोखा, या फिर वचन देना? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोखा देना। अगला प्रश्न है कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? तो दुख का, कष्ट का, सुख का, या फिर पत्नी का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुख का, जिसको उसकी प्राप्ति ही नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो क्रोध, सरल, भावनात्मक, या फिर करुणात्मक? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो चींटी का, पौधे का, मधु का, या फिर भंवरे का? तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भंवरे का रूप दिए हैं। अगला प्रश्न है कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? तो कैसा माना है? अच्छी, भोली और सीधी सादी, भोली और टेढ़ी मेढ़ी, या फिर भोली और लंबा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोली और सीधी सादी। अगला प्रश्न है कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? तो कैसे हैं? दुख है, मौन है, सुख है, या फिर ईर्ष्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौन है। अब मौन मतलब कि अब शांत हो गई है। अगला प्रश्न है कवि ने भोर को कैसा माना है? तो भोर को कैसा माना है? सुखद माना है, सुहावना माना है, प्रेम और लाली से मुक्त माना है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुहावना माने हैं। अगला प्रश्न है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसके प्रतीक है? तो खुशियों का, निराशाओं का, दुख का, या फिर सुख का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निराशाओं का। अगला प्रश्न है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो कौन सा अलंकार है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसमें होगा? तो सुखमय अलंकार, प्रश्न अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न अलंकार। अगला प्रश्न है कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? तो नश्वर कहा है, सनातन कहा है, धनी कहा है, या फिर शाश्वत कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नश्वर कहे हैं, जिसका कभी मतलब कि नाश नहीं होने वाला। अगला प्रश्न है कि कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो कवि के जीवन की गागर कैसा है? भरा हुआ, आधा खाली, खाली, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? यानी कि कौन सा उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो कंकाल, तितली, इरावती, या फिर पुनर्जन्म? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुनर्जन्म। कंकाल, तितली और इरावती जयशंकर प्रसाद के क्या है? तो यह है उपन्यास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? कामायनी, परशुराम की प्रतीक्षा, आंसू, या फिर प्रेम पथिक? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम किसमें मतलब कि कौन से चैप्टर में प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है तुलसीदास, यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य की कवि का स्वभाव कैसा प्रमाण मिलता है? तो कैसा प्रमाण मिलता है? सादगी और विनय का, दुख का, स्वप्न के समान, या फिर निराशाओं के समान? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सादगी और विनय का।
अगला प्रश्न है, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? तो किस स्थिति में? सोई हुई, जगी हुई, बैठी हुई या फिर मुरझाई हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोई हुई। अगला प्रश्न है कि कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? तो पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा के रूप में, दुखी कर देने वाले पल के रूप में, उसके बाद अपनी पत्नी के रूप में या फिर अपनी प्रेयसी के रूप में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रास्ता, प्रियतम, जीवन या फिर गुदड़ी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुदड़ी। अगला प्रश्न है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ? इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? कि वे बड़े कवि नहीं थे, वे बहुत विनम्र थे, जिनको अहंकार छू तक नहीं गया था, उन्होंने कभी अभी अभी साहित्य जगत में कदम रखा था, या फिर वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक नहीं गया था। अगला प्रश्न है कि पंथा का अर्थ क्या है? तो दोस्ती, जीवन, पिता या फिर रास्ता? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रास्ता। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में अरुण कोपल का क्या अर्थ है? अरुण कोपल का क्या अर्थ होता है? लाल गाल, लालिमा युक्त गाल, सूर्य की समान गाल या फिर शर्मिला गाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल गाल। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में अनुरागिनी उषा का क्या अर्थ है? तो प्रेम भरी भोर, लालिमा युक्त भोर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम भरी भोर। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बंगाल के महिसादल में, बिहार के बिसही जिले में या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में? तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल के महिसादल में। अगला प्रश्न है, निराला मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? तो गढ़ाकोला उनवास उत्तर प्रदेश के, बंगाल के महिसादल के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के या फिर बंगाल के कोलकाता के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गढ़ाकोला उनवास उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, निराला की औपचारिक शिक्षा महिसादल के किस कक्षा तक हुए थे? 5वीं कक्षा तक, 11वीं कक्षा तक, 9वीं कक्षा तक या फिर 10वीं कक्षा तक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वीं कक्षा तक। अगला प्रश्न है, निराला ने स्व अध्याय किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किए थे? मतलब कि अपने खुद से पढ़ करके कौन से भाषाओं के ज्ञान अर्जित किए थे? संस्कृत का, अंग्रेजी का, बांग्ला का या फिर उपयुक्त सभी का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, भाषा से हटकर निराला ने किन किन विषयों का अध्ययन किया था? तो मनोविज्ञान का, इतिहास का, हिंदी का या फिर संगीत तथा दर्शन शास्त्र का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगीत तथा दर्शन शास्त्र का। अगला प्रश्न है, निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के, मार्क्स के, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के या फिर राजा राम मोहन राय के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के। अगला प्रश्न है, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? निराला रचनावली, निराला ग्रंथावली, निराला साहित्य या फिर निराला की संपूर्ण जीवनी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निराला रचनावली। अगला प्रश्न है, निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 10, 12, 16 या फिर 8? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? तो अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत का रचना किए थे? तो किसको किए थे? सरोज स्मृति, गीतिका, कुकुरमुत्ता या फिर नए पत्ते? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। और जो उसके 18 वर्षीय पुत्री थे, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सरोजा, ठीक है? तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, सरोजा, ठीक है? उसी के मतलब कि निधन हो गए थे, तो उसी के शोक में शोक गीत गाए थे सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? तो किस स्वभाव के? प्रेम परम के, विद्रोही के, श्रृंगारी के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्रोही कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है? तो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छायावादी। अगला प्रश्न है, छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया है? तो तोमर छंद का, तोतक छंद का, मुक्त छंद का या फिर रोला छंद का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त छंद का। अगला प्रश्न है, निराला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में या फिर 1941 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है उत्साह किस प्रकार का गीत है? विदाई गीत, आह्वान गीत, शोक गीत या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आह्वान गीत। किसको आह्वान करते हैं? तो बादल से आह्वान करते हैं। कहते हैं कि मतलब कि घनघोर गर्जन के साथ बरसने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्साह गीत गीत में किसे संबोधन किया गया है? तो किसको संबोधन किया गया है? वर्षा को, आकाश को, बादल को या फिर घनघोर गर्जन को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बादल को। अगला प्रश्न है कवि बादल से क्या अपील करता है? तो घनघोर गर्जन के साथ बरसने की, घनघोर गर्जन की, वर्षा की या फिर बादल फटने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घनघोर गर्जन के साथ बरसने की। अगला प्रश्न है बादल की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों के ललाट से, बच्चों के काले घुंघराले बाल से, बच्चों की मुस्कुराहट से या फिर बच्चों के चिकने चीखने चिल्लाने से? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों के काले घुंघराले बालों से। अगला प्रश्न है कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है? तो आकाश के बादल से, मेघों के बादल से, नवजीवन के बादल से या फिर उपयुक्त सभी के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नवजीवन के बादलों से। अगला प्रश्न है कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है? तो किनको छुपने का आग्रह करते हैं? कठोर प्रज शक्ति के बादल से, मेघ गर्जन के बादलों को, आकाश के बादलों को या फिर बरसते हुए बादलों से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कठोर प्रज शक्ति के बादलों से। अगला प्रश्न है कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? तो चंचल, बेचैन, शांत या फिर दुखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेचैन प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है समस्त धरती किससे परेशान है? तो भीषण ठंड से, भीषण वर्षा से, भीषण गर्मी से या फिर भीषण विनाश से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीषण गर्मी से। अगला प्रश्न है धरती को कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त, शुष्क या फिर विनाशक या फिर प्रलयकारी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्म और तप्त बताया गया है। अगला प्रश्न है बादल बरसकर किसे तृप्त करेंगे? पेड़ पौधे को, धरती को, मानवों को या फिर स्वयं कवि को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि धरती को। अगला प्रश्न है अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता को दर्शाती है? तो किस महीने की मादकता को दर्शाती है? चैत्र महीने के, आषाढ़ के, फागुन के या फिर कार्तिक के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फागुन फागुन महीने की मादकता तो दर्शाती है। अगला प्रश्न है फागुन महीने की किस ऋतु का आगमन होता है? फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? शरद ऋतु का, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का या फिर वर्षा ऋतु का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर शरद ऋतु में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है? तो क्या नहीं अट रही है? बसंत ऋतु की सुंदरता, फागुन की सुंदरता, ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता या फिर बसंत ऋतु शरद ऋतु की सुंदरता? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फागुन की सुंदरता। अगला प्रश्न है कि उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? तो किसके है? जयशंकर प्रसाद के, निराला के, माधुर के या फिर मंगलेश डबराल के? तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निराला के। निराला का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि अट नहीं रही है किसका शीर्षक किसकी मतलब कि कविता किसकी है? अट नहीं रही है शीर्षक कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद माथुर का या फिर देव का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निराला का। निराला निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है निराला की कविताओं में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? तो उपेक्षित, प्रक्षेपित, शोषित तथा प्रताड़ित, उसके बाद पीड़ित तथा स्वैच्छिक या फिर द्वेषित तथा पीड़ित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शोषित तथा प्रताड़ित। अगला प्रश्न है निराला किस काल के कवि थे? तो छायावादी, भाववादी, प्रकृतिवादी या फिर रूपवादी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि छायावादी। छायावादी और एक कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद भी थे। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? तो सुक्त छंद का, मुक्त छंद का, ए और बी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुक्त छंद का। अगला प्रश्न है कि किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? तो किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श बताई गई है? किसानों के, व्यापारी के, कवि के या फिर जनसाधारण के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसान के। अगला प्रश्न है कि कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? तो धन को, वस्त्र को, जल को या फिर फसल को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि फसल को। अगला प्रश्न है कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए या फिर वायु के लिए? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिट्टी के लिए किए हैं संदली शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या कराना चाहते हैं? तो क्या करना चाहते हैं? समाज में भय और उसके बाद समाज में उत्साह, समाज में आलस्य या फिर समाज में कायरता लाना चाहते हैं? तो क्या लाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी समाज में उत्साह लाना चाहते हैं।
अगला प्रश्न है, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? तो क्या प्रदान करना चाहता है? धन, ज्ञान, जीवन की नई नई प्रेरणाएं या फिर अतीत की इतिहास? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन की नई नई प्रेरणाएं। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताए हैं? तो सुनहरी छवि, विद्युत छवि, पुष्प छवि या फिर प्रातःकालीन छवि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत छवि। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? तो कौन व्याकुल थे? संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग या फिर बच्चे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसार के लोग। अगला प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी या फिर गर्म रेत वाली धरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? क्या भर जाता है? धुआं से, जल से, फागुन मास की शोभा से या फिर वर्षा की पानी से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फागुन मास की शोभा से। अगला प्रश्न है, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? तो प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से या फिर समाज की बुराइयों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो किसका आह्वान किया है? बादल का, पवन का, सूर्य का या फिर वर्षा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बादल का आह्वान किए हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ है? तो नागार्जुन का जब कब हुआ था? 1911 में, 1901 में, 1899 में या फिर 1890 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस, यानी कि उत्तर प्रदेश के लमही गांव में, बंगाल के महिसादल में, उसके बाद प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में या फिर दरभंगा जिले के सतलखा गांव बिहार में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा जिले के सतलखा गांव, जो कि है बिहार में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वेदनाथ उपाध्याय, यात्री, वेदनाथ द्विवेदी या फिर वेदनाथ मिश्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेदनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ तक हुई है? तो कहाँ तक हुई है, मतलब कि कहाँ से हुई है? ठीक है, कहाँ से हुई है? हिंदी पाठशाला से, उर्दू पाठशाला से, बांग्ला पाठशाला से या फिर संस्कृत पाठशाला से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृत पाठशाला से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए थे? तो कहाँ कहाँ गए थे? इलाहाबाद तथा बनारस, कानपुर, बनारस तथा कोलकाता या फिर दिल्ली तथा इलाहाबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बनारस तथा कोलकाता गए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए थे? 1946 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1936 ईस्वी में। किस लिए गए थे? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु, शिक्षा के लिए गए थे। कहाँ गए थे? तो श्रीलंका गए थे। कौन गए थे? तो नागार्जुन गए थे। किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा कर भी पूछी जाएगी ना, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 ईस्वी में वापस स्वदेश, यानी कि इंडिया लौट आए थे? तो कब लौट आए थे, कितने वर्षों में? तो 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 2 वर्ष में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 वर्षों में। अब पूछी जाएगी कब लौट आए थे? तो 1938 ईस्वी में। कब गए थे? तो 1936 में। ठीक है, तो कितने वर्षों में? तो 2 वर्षों में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो चंचल, शांत, घुमक्कड़ी तथा अक्खड़ या फिर ईर्ष्यालु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घुमक्कड़ तथा अक्खड़। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? नागार्जुन रचनावली में, नागार्जुन ग्रंथावली में, नागार्जुन का साहित्य में या फिर नागार्जुन का जीवनी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन रचनावली में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन रचनावली के कुल कितने खंड है? कितने खंड है? 4, 7, 6 या फिर 8? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 खंड है। अगला प्रश्न है कि कवि का मन किसकी भांति नीरस और कठोर हो गया है? किसके भांति? सूखी डाली की भांति, फसल की भांति, मुरझाए पौधों की भांति या फिर बांस और बबूल की भांति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांस और बबूल के भांति। अगला प्रश्न है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है? तो किसके मुस्कान को कहा है? वृद्ध के मुस्कान को, युवती के मुस्कान को, युवक के मुस्कान को या फिर बच्चे के मुस्कान को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चे के मुस्कान को। अगला प्रश्न है, कवि को क्या छविमान लगती है? तो धूप, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की माँ या फिर छाया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे की मुस्कान। और कवि कौन है? तो कवि आपका है, मतलब कि निराला है ना, या नागार्जुन है? नागार्जुन जी है। ठीक है, नागार्जुन जी है। अगला प्रश्न है कि कवि और छोटे बच्चे की परिचय
का माध्यम कौन बनता है? तो कौन बनता है? बच्चे की पिता, बच्चे की माता, बच्चे की भाई या फिर बच्चे की बहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे की माता बनती है। अगला प्रश्न है कि कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं, मतलब क्या खिल रहे थे? तो गेंदा, गुलाब, चमेली या फिर जलजात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलजात। जलजात का अर्थ क्या होता है? तो कमल का फूल होता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मधुपर्क शब्द का क्या अर्थ है? मधुपर्क का क्या अर्थ है? नाच, महता, पंचामृत या फिर एक विशेष फूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचामृत। पंचामृत मतलब कि किसका मिश्रण होता है? तो पंचामृत में 5 तत्वों का मिश्रण होता है, जिनमें से कौन कौन सा है? तो दूध, दही, घी, उसके बाद मधु, और एक कौन सा है? और एक है आपका छूट रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोग यदि जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए। गंगा का जल, गंगा का जल होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी अंगुली बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? तो किसकी अंगुली मधुपर्क कराती रही है? पिता की, माता की, दादी की या फिर चाची की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता की। अगला प्रश्न है कवि बच्चे का किससे संपर्क न होने की बात कह रहे हैं? तो किसके संपर्क न होने के? माँ से, चाची से, स्वयं से या फिर दादी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं से, यानी कि कवि। कवि अपने आप को कहते हैं कि मतलब कि मुझसे परिचय संपर्क नहीं हो सका है। अगला प्रश्न है कि बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तो बच्चा जो है वह कवि को कैसे देख रहा है? रोक कर, बिलबिलाकर, हंसकर या फिर तिरछी नज़रों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरछी नज़रों से, जिसको कहा जाता है कनखी मारकर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देती है? तो मृतक में भी, रोगी में भी, कमजोर में भी या फिर पक्षी में भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मृतकों में भी जान डाल देती है। अगला प्रश्न है फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो पौधों को, बीजों को, बीजों का, सूर्य के प्रकाश की किरणों का या फिर खनिजों का। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजों का बदला हुआ रूप है। कौन सा? तो फसल। फसल जो है वह बीजों का बदला हुआ रूप है। अगला प्रश्न है वायु का योगदान किन्हें बढ़ा करने के लिए होता है? तो पक्षियों को, फसलों को, किसानों को या फिर कवि को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फसलों को बड़ा बड़ा करने के लिए वायु का योगदान होता है। अगला प्रश्न है पानी का जादू किसे कहा जाता है? यानी कि पानी का जादू का अर्थ है तो क्या है? परस्पर देखना, सिमट कर मंद हो गया, पानी का प्रभाव या फिर बदला हुआ रूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बदला हुआ रूप। अगला प्रश्न है मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो फसल को, पोषक को, कमल को या फिर कीचड़ को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फसल को कहा गया है। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए हैं? तो हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में या फिर इस्लाम धर्म में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है नागार्जुन को कई बार जेल जाना पड़ा था, किस कारण से? किस कारण से जेल जाना पड़ा था? सामाजिक सक्रियता के कारण, राजनीतिक सक्रियता के कारण, आर्थिक सक्रियता के कारण या फिर मानसिक सक्रियता के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक सक्रियता के कारण। अगला प्रश्न है नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है तो कौन सा है? रतिनाथ की चाची, रघुनाथ की चाची, स्मृतिनाथ की मौसी या फिर देवनाथ की मौसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतिनाथ की चाची। अगला प्रश्न है नागार्जुन की समस्त रचनाएं कितने भागों में संकलित है? कितने भागों में संकलित है? 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में या फिर 8 भागों में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 भागों में। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई है? तो लखनऊ और कोलकाता में, बनारस और कोलकाता में, श्रीलंका और कोलकाता में या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ और कोलकाता में। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनारस और कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर है तो कौन सा स्थान है? बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ईर्ष्या और द्वेष होती है, किंतु बड़े दंतुरित मुस्कान में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ईर्ष्या और द्वेष के बीच में यहाँ डैश दे दीजिए, ठीक है। अब अगला है कि छोटे का मुस्कान ईर्ष्या होता है, उसके बाद बड़े की मुस्कान झूठा होता है या फिर बड़े की मुस्कान में ईर्ष्या नहीं होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़े की मुस्कान में ईर्ष्या द्वेष, किंतु दंतुरित मुस्कान में ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है। ईर्ष्या और द्वेष मतलब क्या समझते हैं? कि जलन पैदा होती है, ठीक है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना उसमें जलन होती है, वह मुस्कुरा भी रहे हैं तो उसके अंदर का जलन का भाव है। और जो बच्चे की मुस्कुराहट होती है, यानी कि मुस्कान होती है, वह होती है ईर्ष्या और द्वेष नहीं होती है उसमें, मतलब कि वह जलन का भाव नहीं जानते हैं उस समय। और बड़े के व्यक्ति का आप कितना भी वह हंस रहा है लेकिन उसके अंदर से जलन का भाव है, ठीक है। उसको आप लोग जरूर से जानिए। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ब्रज भाषा की, खड़ी बोली तथा हिंदी के, अवधी के या फिर मैथिली के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैथिली के।
अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वेदनाथ मिश्र, यात्री, वेदनाथ द्विवेदी या फिर बाबा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यात्री। अगला प्रश्न है नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना किए हैं? तो हिंदी और मैथिली में, बांग्ला में, संस्कृत में या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो आधुनिक कबीर, वेदनाथ मिश्र, जादूगर या फिर आधुनिक सूरदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधुनिक कबीर। अगला प्रश्न है नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में या फिर 1976 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? तो नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को, बूढ़े व्यक्ति के मुस्कान के सौंदर्य को, नवयुवक की मुस्कान के सौंदर्य को या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक कौन है? तो मोहन राणा, नागार्जुन, मीराबाई या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार शिशु का शरीर कैसा है? तो शिशु का शरीर कैसा है? धूल से सना हुआ, बदला हुआ रूप, पानी से भीगा हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि धूल से सना हुआ। अगला प्रश्न है कि खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? तो खुशबू से, बदबू से, धूल से या फिर कीचड़ से। तो किससे भर जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धूल से भर जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या हुआ यदि हो सका परिचित न पहली बार। फिर थोड़ा सुधार कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे शक लिखा है तो यहाँ सका कर दीजिए। क्या हुआ यदि हो सका परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारे माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख। किस कविता की भाग है? तो किस कविता की भाग है? तो फसल का, या दंतुरित मुस्कान का, छाया मत छूना का या फिर उत्साह का। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर है बी यानी कि यह दंतुरित मुस्कान का है। अगला प्रश्न है बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है। तो इसका अर्थ क्या है कि बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है? तो इसका अर्थ क्या है? मृतक व्यक्ति को जिंदा करती है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, बेहोश व्यक्ति को होश में लाती है या फिर मृतक व्यक्ति में आशा का संचार करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी यानी कि मृत व्यक्ति में आशा का संचार करती है, ठीक है, मृत व्यक्ति में आशा का संचार करती है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो मिट्टी के बंजर शक्ति को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, खाद की उपजाऊ शक्ति को या फिर उर्वरक की उपजाऊ शक्ति को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है? तो किसका सम्मिलित रूप है? पानी और मेहनत का, मिट्टी और सूर्य की किरण का, मंद हवाओं के स्पर्श का या फिर इनमें से सभी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी का। यानी कि मिट्टी मतलब पानी और मेहनत का, मिट्टी और सूर्य की किरण का, मंद हवाओं का स्पर्श, ये सभी का मिश्रण से फसल तैयार होती है। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को विनिष्ट करती है कैसे विनिष्ट कर देती है? तो प्रदूषित जल के प्रवाह कराकर, मिट्टी को प्रदूषित कराकर, हवाओं को प्रदूषित कराकर या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी से। यानी प्रदूषित जल का प्रवाह कराने से, मिट्टी को प्रदूषित कराने से या फिर हवाओं को प्रदूषित करने से, ये सभी प्रकार से। अगला प्रश्न है कि किसने सदा स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया? क्या कहा गया है कि किसने सदा स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया? माँ ने, दादी ने, पिता ने या फिर चाची ने? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि माँ ने। अगला प्रश्न है कि शिशु की प्रथम गुरु कौन होते हैं? तो शिशु का प्रथम गुरु कौन होते हैं? पिता, माँ, दादी या फिर दादा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि माँ होती है। अगला प्रश्न है कि किसका स्पर्श को पाकर पत्थर भी पिघलकर जल हो जाता है? तो किसका स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघलकर जल हो जाता है? तो माँ का, बच्चे का, कमल का या फिर बादल का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चे का स्पर्श पाकर। अगला प्रश्न है पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? तो पत्थर से पानी बनना, पत्थर का गलना, कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना या फिर पत्थर बनना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है कवि को एकटक कौन निहार रहा है? शिशु, माँ, मेहमान या फिर लड़की? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिशु निहार रहे हैं।
अगला प्रश्न है, कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? तो माँ को, स्वयं को, बच्चों को या फिर पिता को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वयं को कहे हैं। क्या कहे हैं? चीर प्रवासी। चीर प्रवासी का मतलब क्या है कि मतलब अपने देश में कम रहना और दूसरे के देश में ज़्यादा रहना, उसी को चीर प्रवासी कहा जाता है। तभी ना मतलब कि अपने बच्चे को, उसके बच्चे जो थे पहचान नहीं पाते थे कवि को। कवि कौन थे? तो कवि उसके पिता थे, बच्चे के पिता थे कवि। अगला प्रश्न है, अनिमेष देखना का अर्थ है। तो अनिमेष देखना का अर्थ क्या है? कभी कभी देखना, लगातार देखना, रुक रुक कर देखना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगातार देखना। अगला प्रश्न है, कविता में किस रस का समावेश है? तो वात्सल्य रस का, हास्य रस का, अमृत रस का या फिर श्रृंगार रस का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वात्सल्य रस का। अगला प्रश्न है कि फसल कविता में कवि का क्या नाम है? तो कवि का क्या नाम है फसल कविता में? वीरेंद्र मस्तिक, नागार्जुन, उसके बाद कहा गया है मानवेंद्र या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? तो फसलों को, बादल को, चांद को या फिर पानी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फसल को कहा है। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? गुना मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो सागर में, बिजनौर में, झांसी उत्तर प्रदेश में या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर ने किस विषय में एमए किया था? तो हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में या फिर बांग्ला में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है कि गिरजा कुमार माथुर ने एमए अंग्रेजी तथा एलएलबी की उपाधि कहाँ से प्राप्त किए थे? कहाँ से प्राप्त किए थे? प्रयागराज से, झांसी से, लखनऊ से या फिर वाराणसी से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ से। अगला प्रश्न है, माथुर ने किन संस्थाओं से जुड़कर कार्य किया था? आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से, आज तक से, इंडिया टुडे से या फिर जागरी प्रचारिणी से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर के नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख, चमकीले तथा भीतरी नदी की यात्रा किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक या फिर काव्य संग्रह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, जन्म केद मथुरा की किस विधा में रचना है? तो नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर कविता? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाटक। अगला प्रश्न है कि नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं माधुर की किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की है? कौन कौन सा कहा गया है? नई कविताएं, जिसमें से सीमाएं और संभावनाएं माधुर की किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर आलोचनात्मक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आलोचनात्मक है। अगला प्रश्न है कि माधुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? तो रोमानी मिजाज के, मार्क्सवादी मिजाज के, छायावादी मिजाज के या फिर प्रगतिवादी मिजाज से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निराला गिरजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई थी? गिरजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1961 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन की किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? मन की, सौंदर्य की, मनोविज्ञान की या फिर सुख तथा दुख की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुख तथा दुख की। अगला प्रश्न है कि अपने अतीत को याद करने से मन कैसा हो जाता है? तो मन कैसा होता है? दुखी होता है, सुखी होता है, चंचल होता है या फिर प्रश्न होता है, यानी कि प्रसन्न होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुखी होता है। पुराने यादों को याद कीजिएगा तो मन दुखी ही होगा, सुख नहीं होगा, क्योंकि कभी मतलब कि जो पुराने यादों में कभी सुख भी हुई होगी तो सुख को याद कीजिएगा, और अभी यदि दुख हो रहा है तो दुख ही आपको मिलेगी, यही कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुख दुख के पहिए की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी रात से, शरद पूर्णिमा की रात से, सिर्फ चांदनी रात से या फिर चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से। अगला प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? अंधेरी रात, चांद, सूर्य या फिर बादल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांद बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, बसंत के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? तो पेड़ पौधे, चांदनी रात, फूल या फिर वर्षा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदनी रात।
अगला प्रश्न है छाया मत छूना शीर्षक कविता किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर के, निराला के, उसके बाद नागार्जुन के या फिर ऋतुराज के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा कुमार माथुर के। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति या फिर भोजन की प्राप्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है यामिनी का अर्थ होता है? तो सरपनी, अंधेरी रात, प्रातःकाल या फिर चांदनी रात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदनी रात होती है। अगला प्रश्न है दुविधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता है? तो पंथ, लक्ष्य, साथी या फिर सहायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंथ, यानी कि रास्ता दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा का अर्थ है? तो मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है? मृग की प्यास, मृग की दौड़, दिखावा या फिर छलावा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छलावा। अगला प्रश्न है कि कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? तो धन को, यथार्थ को, भविष्य को या फिर उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यथार्थ को। यथार्थ कहने का मतलब क्या है? जो भविष्य में जो चल रहा है उसी को पूजन करो। आप मतलब कि पुराने यादों को याद कीजिएगा तो मन में दुखी ही होगा, यही कहे हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में हर चंद्रिका में क्या छिपी होने का बात कही गई है? तो चांदनी, काली रात, खुशी या फिर दिन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली रात छुपी हुई है। हर चंद्रिका में क्या छुपी हुई है? तो काली रात। अगला प्रश्न है कि जीवन में सुहावनी चीज़ें क्या है? तो जीवन की सुहावनी चीज़ें क्या है? वैभव, कर्म, अमेरी या फिर सुरंग सुधियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरंग सुधियाँ। अगला प्रश्न है कुंतल शब्द का अर्थ है? तो कुंतल शब्द का अर्थ क्या होता है? रेशमी वस्त्र, लंबे केस, फूल या फिर फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबे केस होता है। अगला प्रश्न है कि कवि छवियों का चित्रगंध किस प्रकार की है? किस प्रकार की है छवियों का चित्रगंध किस प्रकार की है? आकर्षक, मन भावनी, आनंददायक या फिर सुहावनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंद, कौन सा है? आनंददायक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन करने की बात कही गई है? तो जो न मिला हो, भविष्य का, ईश्वर का या फिर खुशियों का। तो इसका सही आंसर कौन सा है? क्या कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन करने की बात कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भविष्य का वर्णन करने का बात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पथ न दिखने पर साहस कैसा होता है? तो अपार होता है, दुविधा, हत होता है, अकथनीय होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुविधा, हत होता है। अगला प्रश्न है रस बसंत से अभिप्राय है? तो सुखमय जीवन, भविष्य, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुखमय जीवन होता है, रस बसंत से अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? कि सुख की प्राप्ति होता है, दुख की प्राप्ति होता है, धन की प्राप्ति होता है या फिर भोजन की प्राप्ति होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुख की प्राप्ति होता है। अगला प्रश्न है कवि ने किसे छूने से मना किया है? तो पानी को, आग को, छाया को या फिर बादल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छाया को। और कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो छाया मत छूना। तो सीधा तो कहा गया है कि छाया मत छूना, तो किसको छूने से मना किया है? तो छाया को। अगला प्रश्न है कि पुरानी सुख भरी यादों को याद करने से क्या बढ़ जाता है? मन में छिपा सुख, मन में छिपा दुख, छिपा हुआ धन या फिर छिपी हुई विद्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन में छिपा हुआ दुख। अगला प्रश्न है कि जीवन में कैसी यादें फैली हुई है? तो सुनहरी यादें, दुख देने वाली यादें, सुखों का मोहक या फिर चंचल यादें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनहरी यादें। जीवन में कैसी यादें फैली हुई है? तो सुनहरी यादें फैली हुई है। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुखों के मोहक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जीवन में कौन से क्षण व्यतीत हो जाना है? तो चंचल क्षणों, स्थिर क्षणों या फिर कष्टदायी क्षण या फिर सुख के क्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुख के क्षण। अगला प्रश्न है चांदनी किसका प्रतीक है? तो चांदनी किसकी प्रतीक है? प्रेम भरे क्षण से, धार्मिक फलों से, उसके बाद दुख भरे क्षण से या फिर चांद की। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम भरे क्षण की। अगला प्रश्न है ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो भरतपुर राजस्थान में, सागर मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में या फिर दरभंगा बिहार में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि ऋतुराज ने किस विषय से एमए किया था? तो हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फिर अंग्रेजी में। तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी में किए थे। अगला प्रश्न है कि ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किए थे। यहाँ इससे पहले वाला मैं अंग्रेजी कर दीजिए, ठीक है, जिसका दिया हुआ है देख लीजिए
कि इसमें कहा गया है ना कि ऋतुराज की विषय किस विषय में एमए किए थे, तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी में किए थे। अगला प्रश्न है कि ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त किए थे, तो किस विद्यालय से प्राप्त किए थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस से, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से, कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता से, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। अगला प्रश्न है ऋतुराज ने 40 वर्षों तक किस साहित्य की अध्ययन किए थे? किस साहित्य का अध्ययन किए थे? संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, या फिर उर्दू का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी का किए थे। 40 वर्षों तक इसका साहित्य अध्ययन किए थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय तक ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4, 8, 12 या फिर 16? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो सोमदत्त तथा परिमल पुरस्कार, मेरा पुरस्कार तथा पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ऋतुराज की रचनात्मक भाषा कैसी है? लोक जीवन से जुड़ी हुई, लोक जीवन से हटी हुई, नव जीवन से संबंधित, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक जीवन से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रहते थे? तो रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते थे? वाराणसी में, झांसी में, जयपुर में, या फिर प्रयागराज में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी में रहते थे। अगला प्रश्न है कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? तो किसकी पीड़ा को बताया गया है? कन्या के पिता की पीड़ा को, कन्या के माता की पीड़ा को, कन्या के भाई की पीड़ा को, या फिर कन्या के बहन की पीड़ा को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्या के माता को, पीड़ा को। अगला प्रश्न है माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो पुत्र को, कन्या को, स्नेह को, या फिर ममता को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्या को कहा गया है। अगला प्रश्न है एक मरना धर्म, यहाँ पे मरना कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आकार दे दीजिए, मरना धर्म और अन्य किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? मंगलेश डबराल का, ऋतुराज का, स्वयं प्रकाश का, या फिर तुलसीदास का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋतुराज का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना ऋतुराज का नहीं है? तो ऋतुराज का कौन सा रचना नहीं है? फूल और पानी, सूरत, जीरत और लाली, लीला मुखारविंद, एक मरना धर्म और अन्य, या फिर पहाड़ पर लालटेन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ पर लालटेन ऋतुराज का नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है? ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है, क्या गया है? नहीं किया गया है। तो मेरा पुरस्कार, परिमल पुरस्कार, सोमदत्त पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? तो माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों होती है? अपने चिरसंचित अनुभवों के कारण, अपने बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? तो घर का काम काज, दुखों का भयानकता को समझना, पढ़ाई लिखाई का कार्य, या फिर अपने काम समय पर करना? तो क्या काम नहीं आता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था। अगला प्रश्न है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो निहित अलंकार कौन सा है? विरोधाभास, प्रतिकर्थ, उत्प्रेक्षा, या फिर उपमा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरोधाभास है। विरोधाभास किस लिए है? क्योंकि माँ ने मत देना, ठीक है, दिखाई मत देना, मतलब लड़की तो हो लेकिन उसके जैसा दिखाई मत देना, तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा विरोधाभास। अगला प्रश्न है ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना है? तो किस क्षेत्र को चुना था? वकालत का, अध्यापन का, व्यापार का, या फिर चिकित्सा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्यापन को चुने थे। अगला प्रश्न है कन्यादान कविता में माँ का दुख को प्रमाणित क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? माँ का दुख प्रमाणित होता है, माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, माँ का दुख अतुलनीय होता है, या फिर कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को किसमें चेहरे को देखकर न रीझने का आदेश दिया है? तो किसमें चेहरा को देखने का आदेश दिया थे? कि नहीं देखना और रीझना नहीं, मतलब कि देखती भी है तो इसमें देख करके रीझना नहीं कि मैं मतलब कि इतनी सुंदर लग रही हूँ, गहना है, उसके बाद जितने भी श्रृंगार है, श्रृंगार करने के बाद पानी में देख करके कहे थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? दूध में, पानी में, शीशा में, या फिर दरवाजे में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी में। यहाँ पे शीश लिखा हुआ है, इसको शीशा कर दीजिए आप लोग।
अगला प्रश्न है कि धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? कि अज्ञान की स्थिति, कम दिखाई देना, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना या फिर अक्षर ज्ञान न होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। अगला प्रश्न है कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका पाठिका बताया है? तो किसे बताए हैं? तो बेटी को, माँ को, पत्नी को या फिर बहन को। तो किसको बताए हैं धुंधले पाठिका कि धुंधले प्रकाश की पाठिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेटी को बताए हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या फिर 1926 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो काफलपानी, टिहरी, गढ़वाल उत्तराखंड में, कुमाऊं उत्तराखंड में, सियालकोट पंजाब में या फिर मुजफ्फरपुर बिहार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काफलपानी, टिहरी, गढ़वाल उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो वाराणसी से, प्रयागराज से, देहरादून से या फिर कोलकाता से। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देहरादून से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है दिल्ली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाओं का काम किया था? तो किन पत्रिकाओं में काम किए थे? किन पत्रिकाओं में काम किए थे? हिंदी पैट्रियट में, पत्रिपक्ष में, आसपास में या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी पैट्रियट में किए थे। कहाँ किए थे? हिंदी पैट्रियट में। अगला प्रश्न है कि भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल ने किस पद पर काम किया था? कहाँ पे काम किए थे? तो भोपाल के भारत भवन, ठीक है, भोपाल के भारत भवन में प्रकाशित पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल किस पद पर कार्य किए थे? सहायक संपादक के, सहायक निरीक्षक के, सहायक विचारक के या फिर सहायक समीक्षक के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहायक संपादक के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न है इलाहाबाद तथा लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने नौकरी किए थे? तो हंस पत्रिका, सुधा पत्रिका, अमृत भारत पत्रिका या फिर चांद पत्रिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृत भारत पत्रिका में काम किए थे। अगला प्रश्न है कि 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था? तो किस अखबार में, ठीक है, किस में था? तो जनसत्ता में, हंस में, दैनंदिनी में या फिर धर्मवीर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसत्ता में। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादक का कार्य किया था? तो सहारा समय में, आज तक में, NDTV में, यहाँ पे ND सभी एक साथ लिखा गया है, यहाँ NDTV, ठीक है, उसके बाद दूरदर्शन में। तो किसमें किए थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहारा समय में किए थे। अगला प्रश्न है कि संपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबराल ने किस क्षेत्र में ख्याति है? तो किसमें है? आलोचक में, समीक्षक में, अनुवादक में या फिर नाटककार में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, यानी कि किसमें है? अनुवादक में है, ठीक है, अनुवादक होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है वह गलत तरीके से दिया गया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल ने कुल कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो कुल कितने प्रकाशित हो चुके थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 प्रकाशित हो चुके हैं कविता संग्रह, 4 थे, ठीक है। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल के कविता संग्रह कौन से हैं? तो पहाड़ पर लालटेन तथा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, सिर्फ ए या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, जिसमें से आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है और पहल सम्मान है, ये दोनों था। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है? मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है? अपारदर्शी, पारदर्शी, लोकप्रिय या फिर ग्रामीण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारदर्शी है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं? तो नेशनल बुक ट्रस्ट से, टाटा मैंग्रो हिल से, NCERT से या फिर शिवांगन प्रकाशन से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट से। अगला प्रश्न है गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है? तो गायक, संगीतकार, गायिका या फिर संगीतकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगीतकार देते हैं। अगला प्रश्न है संगीतकार अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं? तो मुख्य गायक के छोटे भाई, चेले, रिश्तेदार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होते हैं। अगला प्रश्न है गायक के बचपन का साथी कौन होता है? तो संगीतकार, गायक या फिर गायिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार होते हैं। अगला प्रश्न है संगीतकार किसे
अकेला नहीं होने देता है? तो नायिका को, गायक को, मुख्य गायक को या फिर उपयुक्त सभी को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य गायक को अकेला नहीं होने देते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी आवाज़ नीचे रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है? तो संगीतकार, नाटककार, रिश्तेदार या फिर चेले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संगीतकार। अगला प्रश्न है, संगीतकार शीर्षक कविता किस कवि की है? किस कवि की है? ऋतुराज की, निराला के, मंगलेश डबराल के या फिर नागार्जुन के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगलेश डबराल के। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल ने किस पत्रिका में काम नहीं किया है? कौन सी पत्रिका में काम नहीं किए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब कि काम नहीं किया है, ठीक है। अमृत भारत में, जनसत्ता में, सहारा समय में या फिर इतवारी पत्रिका में? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इतवारी पत्रिका में। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल ने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद कब संभाला था? तो सन 1986 में, सन 1979 में, सन 1983 में या फिर सन 1994 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सन 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता मंगलेश डबराल की है? तो कौन सी है? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। अगला प्रश्न है कि संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ है? तो संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ क्या होता है? सहयोगी, संग चलने वाला, उपदेश श्रोता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है, संगीतकार कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है? उपन्यास है, कविता है, नाटक है या फिर निबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक का गला किस में बैठता है? तो शीत में, तार सप्तक में, प्रतिभोज में या फिर रोग में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तार सप्तक में बैठता है। अगला प्रश्न है, नौसिखिया किसे कहते हैं? तो नौसिखिया किसे कहते हैं? कि जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, नया काम सिखाने वाला, नो बातें जानने वाला या फिर नई शिक्षा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो। अगला प्रश्न है, तार सप्तक किसे कहा जाता है? तो सरगम के ऊंचे स्वर को, पक्के राग को, अति धीमे स्वर को या फिर उपयुक्त सभी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरगम के ऊंचे स्वर को। अगला प्रश्न है, संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित रहती है? तो क्या धीमे स्वर में क्या निहित रहती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि प्रेरणा, पीड़ा, मनुष्यता या फिर विफलता? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनुष्यता। अगला प्रश्न है, मनुष्यता का अर्थ होता है? तो भलाई की भावना, बुराई की भावना, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भलाई का भावना। अगला प्रश्न है, राग का अर्थ है? तो ताल, लय, स्वर, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। ताल भी होता है और लय और स्वर दोनों होता है। अगला प्रश्न है, किसकी आवाज़ को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? तो मुख्य गायक के, गीत लेखक के, संगीतकार के या फिर श्रोता के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगीतकार के। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? तो झील, समुद्र, चट्टान या फिर स्वरबोध? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चट्टान। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? मीठी, कोमल, कड़क तथा गरजदार या फिर थकी हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कड़क तथा गरजदार। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती थी? यह लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा कि किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की यादें आती थी? तो संगीतकार को, नृत्यांगना को, गायक को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यह रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि इतना प्रश्न कितना हम करवाएं तो 262 करवाएं और एक प्रश्न है आपके लिए। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कम से कम आप लोग एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ और नया करने का प्रयास करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।